नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार में जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस खुलकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर आ गई है। मध्य प्रदेश में अब पार्टी के चुनाव अभियान में ओबीसी का मुद्दा आगे रहेगा। दरअसल प्रदेश में ओबीसी मतदाता 45% से अधिक हैं। कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। उधर बीजेपी भी ओबीसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक है। बात चाहे नौकरियों की हो या फिर निकाय चुनाव में आरक्षण का विषय, दोनों पर कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा नया नहीं है। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने के लिए नियम में संशोधन किया था। विधानसभा से इसे पारित भी कराया गया, पर इसमें ओबीसी की संख्या को लेकर त्रुटि रह गई। इस आधार पर न्यायालय ने 27% आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विषय भी उलझा और सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित करके ओबीसी की संख्या, मतदाता प्रतिनिधित्व आदि विषयों पर अध्ययन कराकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की और फिर आरक्षण का लाभ मिला। इसको लेकर भाजपा ने विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस को घेरा और ओबीसी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार पर ओबीसी मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए अटका कर रखने का आरोप लगाती है। भाजपा ने जहां ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस में इसकी उपेक्षा हुई, पर अब नया नेतृत्व आगे किया जा रहा है। अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सिद्धार्थ कुशवाहा सहित अन्य नेताओं को विभिन्न दायित्व दिए गए हैं। और आज जब ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी के नाम पर मोदी जी वोट मांगने के लिए अपने नेताओं को जरूर भेजते हैं, लेकिन ओबीसी के अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ पाते। इनके सांसद और विधायक आरक्षण विरोधी भाजपा की बड़ी अम्मा आरएसएस की कठपुतली बनकर सामने आते हैं और जब तक ये कठपुतली बने रहेंगे तब तक लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये अहम स्वार्थों के वशीभूत होकर भाजपा की भेड़ बन जाते हैं। तो जब तक ये भाजपा की भेड़ बनते रहेंगे तब तक शोषणवादी शासकीय शातिर भेड़ियों से भोले वाले लोगों को बचाएगा कौन? तो मुझे लगता है उसके लिए एक लंबी लड़ाई हमने लड़ने की शुरुआत की। हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं किनारे किया है। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में अब तक सवर्ण मुख्यमंत्री ही दिए हैं। वहीं बिना किसी जातिगत जनगणना के बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स ने एमपी में सरकार बनाने और चलाने का 2 दशकों का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उमा भारती बीजेपी की पहली ओबीसी मुख्यमंत्री थी। उसके बाद बाबूलाल गौड़ और बाद में शिवराज सिंह चौहान बिना जाति राजनीति के लंबे समय से सर्व समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और भाजपा विकास की ही बात कर रहे थे। अब कांग्रेस जातिवाद की राजनीति को अपनी चुनावी जीत का आधार बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी आपसे ही करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समुदाय से संपर्क में हैं, जहां जहां जनसभाओं को संबोधित करते हैं जरूर इनका भी जिक्र होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जो कांग्रेस है वो भी फ्रंट फुट पर आ गई है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ चुनाव के दौरान ऐसा हो रहा है या फिर किसी और तरह की रणनीति आप देख पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर्वहितैषी सर्व स्पर्शी एक एजेंडा लेके वो चली। हमेशा हमने हर जाति पात के लोगों को साथ में लेकर काम करने का काम किया और उनके विकास मेन जो हमारा था कि अंत्योदय, और हमने उसके उत्थान के लिए, गरीब जनता के उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं बनाई। कई सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो गरीब जनता की उत्थान के लिए सरकारें काम कर रही है। और रही ओबीसी वाले मुद्दे पे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां ये सिर्फ अपनी कुर्सी को पाने के लिए इस तरीके के एजेंडे लेकर आती है। पहले ये आ गए कि हम हिंदू बन गए, ये चुनावी हिंदू बन गए थे। जब इन्होंने देखा उस पर काम नहीं चल रहा है तो फिर ये अब इस एजेंडे
एजेंडे को उठा कर ले आए, जबकि इनकी जब सरकारें रही, दशकों सरकारें रही, इन्होंने तब क्यों ओबीसी की चिंता नहीं की? हमने तो आज प्रधानमंत्री भी आज हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमने मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री लिए ओबीसी वर्ग से, और हमेशा ओबीसी, देखिए आज हमारी संसद में भी 3 सांसदों में से 85 सांसद ओबीसी वर्ग से आते हैं। 29% हमारे जो सांसद है वो ओबीसी वर्ग से, 27% जो सांसद है वो जो केंद्रीय मंत्री वो ओबीसी वर्ग में है। इसी तरह यदि हम विधानसभा में बात कराएं तो विधानसभा में भी हम 27% से अधिक ओबीसी वर्ग के हमारे विधायक है, मंत्रियों हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला, हर वर्ग की चिंता की, हर जात की चिंता की, और किसी भी तरह से हमने जात पात को बांटने की कोशिश नहीं की। हमने, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि हमें गरीब का उत्थान कैसे करना। हम विकास की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, इनके पास सिर्फ एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग क्या है कि सिर्फ मैं कुर्सी कैसे हथिया लूं। चुनाव के समय इनको सारे एजेंडे याद आते हैं। उससे पहले जब इनकी सरकारें रही, ना इन्हें ओबीसी की याद आई, ना इन्हें आदिवासियों की याद आई, और ना ही इन्हें दलित की याद आई, ना ही महिला की याद आई। इनको सिर्फ वोटों की राजनीति करना है। इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की, मुस्लिम समुदाय के वोटों की इन्होंने राजनीति की। उनके लिए आज इन्हें क्या कर दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जी ठीक है हृदय जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ ये एजेंडा ही मालूम होता है कि कुर्सी कैसे हथियानी है, और सिर्फ वोटों की राजनीति आपने की है, इसी वजह से ओबीसी भाई बहन अभी याद आ रहे हैं। जवाब आपका? निश्चित ही है ना, हमारी बहन ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी के लिए हथियाने के लिए प्रोपेगेंडा करती है, और आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने प्रलोभन दे के लोगों को लुभा रही है। चाहे ना लाडली बहन योजना हो, जो 450 रुपए में सिलेंडर हो, चाहे बेरोजगारों के लिए घोषणा हो, चाहे फर्जी है ना पुलों का निर्माण के ना भूमि पूजन हो, जहाँ नदी नहीं है वहां पर भी भूमि पूजन हो रहा है, जहाँ काम नहीं है वहां भी भूमि पूजन हो रहा है। तो इनके जो है ना मुख्यमंत्री है वो जेब में नदियां लेके घूमते हैं। तो बात आरक्षण की बात हो रही है, चाहे ओबीसी वर्ग की हो, दलित वर्ग की हो, पिछड़ा वर्ग की हो। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले कमलनाथ जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण लेके आई थी, और वो उन्हें ना इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश की है। देश में ना पिछड़ा वर्ग के ये अपने प्रधानमंत्री हैं, जब पार्टी जी हो, या बाबूलाल गौर जी हो, या शिवराज जी हो, ओबीसी वर्ग के, तो क्या कारण है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण या जातिगत गणना क्यों नहीं हो पा रही है? इनकी इच्छा शक्ति क्या है? किस संसदीय धर्म को बांट के हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं? खरीद फरोख्त की जो सरकार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि इनकी नीति करने और कथनी में बहुत अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समय वो निकल चुका है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। आने वाले 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, और पिछड़ा वर्ग को जो उनका प्रतिनिधित्व है, चाहे वो SC ST वर्ग हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, इनके हकों के लिए माननीय कमलनाथ जी है ना संकल्पित है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए पूरा प्रयास करी है। और सबसे पहले कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने की बात करी। और दूसरी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए थे, आपको पता होगा कि उस टाइम हमारे JP धर्मपिया जी पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे, उनको दरकिरार करते हुए एक फर्जी है ना जिस ढंग से जो कल्याण आयोग बनाया, और उसकी जो की थी सुप्रीम कोर्ट में भी आपको देखा होगा उसकी क्या स्थिति रही है। तो ये इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों के लिए, सर्वाला वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी सतत संकल्पित है, और माननीय कमलनाथ जी इसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ सरकार बनाएंगे। जी ठीक है जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप अपना पिछड़ा वर्ग को साथ में लेकर चलने वाले थे, तो फिर सुभाष यादव जी को आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? अरुण यादव जी को क्यों दरकिनार किया? शिव भानु प्रकाश जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? ऐसे कई उदाहरण है कि आपने दलितों का और ओबीसी वर्ग का हमेशा उनका उपेक्षित किया है, और आज देखिए अरुण यादव जी को भी आपने कैसे साइडलाइन किया। ठीक है, जवाब दे जल्दी से, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार को करूंगा। जी देखिएगा, आप हमारी एक लंबी लीडरशिप है ना ओबीसी वर्ग की, चाहे अरुण यादव जी हो, सचिन यादव जी हो, कमलेश्वर पटेल जी हो, जीतू पटवारी जी हो, चाहे है ना बाला बच्चन जी हो, जो है ना ओबीसी और आदिवासी वर्ग में हमारे ओंकार जी मरकाम जी, जो लोग आज काम कर रहे हैं, और एक सशक्त नेतृत्व के बड़े बट के अंदर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ओबीसी और SC ST अति पिछड़ा वर्ग को आप लोग जैसे धर्म में बांटने वाला है ना कांग्रेस नहीं है।
कांग्रेस हर बंद को लेकर काम करने वाली है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जितना कांग्रेस ने काम किया है उतना आप लोगों ने किया। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांट के इस देश को बांटा है और इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा मंत्री जी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, जिस तरह से अब विधानसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर, तमाम तरह की जातिवाद पॉलिटिक्स को लेकर बहस छिड़ चुकी है प्रदेश में। लेकिन हम आपसे समझने का प्रयास करना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही रहना चाहिए, या फिर इसके परे अगर दोनों ही दल सोचे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर गंभीर चिंतन करने की भी जरूरत है कि आखिर क्यों चुनाव के दौरान ये बहस बार बार होती है, और मूल रूप से जो एक हितैषी शब्द का इस्तेमाल बार बार ये जो राजनीतिक दल करते हैं, इसके मायने क्या हैं? जी, भारत की कुल आबादी का अब मान के चले 50 से 55% जो है ओबीसी वर्ग है जी। और सेम मध्य प्रदेश में भी आप देखें करीबन 50.09% आबादी जो है ओबीसी वर्ग से आती है जी, जिसमें करीबन 39 वर्ग शामिल है जी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म संप्रदाय के लोग उसमें शामिल हैं। अब परेशानी ये है कि एससी जो कल मध्य प्रदेश में 15-16% है, उनको 16% आरक्षण मिला हुआ है। एसटी इनका पॉपुलेशन का 21%, उनको 20% आरक्षण मिला हुआ है। और ओबीसी जो 50% से ऊपर है, उनको आरक्षण 14% ही मिला है। और उसमें जो पेज है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 50% ज्यादा आरक्षण हम नहीं कर सकते जी। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार 12 महीने की गई थी और उन्होंने 27% करने का प्रयास किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो इसका असर निकाले और पंचायत चुनाव को देखने को मिला। अब क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है 50% का, लेकिन जो बटा हुआ है जी, अब बीजेपी की साफ सुथरी राजनीति समझ में आती है। वो धर्म जाति के नाम पे नहीं, वो धर्म के नाम पे वोट बैंक को साधना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम बहुत स्पष्ट है, और वो हिंदूवादी विचारधारा के आगे बढ़े हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। तो वो नहीं चाहते कि हिंदू किसी तरह से ओबीसी में एससी एसटी बढ़ जाए, जो उनका वोट बैंक बन रहा है वो कमजोर पड़ जाए। वहीं कांग्रेस की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, देश में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जब हमारी आबादी का 80-85% ओबीसी आता है और 10% मुस्लिम आते हैं, तो 90% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक बैकवर्ड क्लास में है। दूसरी तरफ 10-12% जो है सुवर्ण है। तो वो मुद्दा बनाना चाहती है सुवर्ण वर्सेस बैकवर्ड, ओबीसी का, एससी एसटी का, जिससे इसमें सेंध लगे और ओबीसी जो 50-55% का जो अपना वोटर है वो डाइवर्ट होके बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस की तरफ आए, जिसका फायदा तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में मिले। तो ये वोट राजनीति से प्रेरित वोट की राजनीति है, जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है, और ये हमेशा हर चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत सारगर्भित तरीके से जिस तरह से प्रकाश व्यास जी ने अपनी बात समझाई है। लेकिन मंजरी जी, क्या इस इत्तेफाक आप रखती है कि जिस तरह से हृदय जी ने सवाल उठाया कि यदि आप ओबीसी हितैषी हैं, आप सिर्फ चुनाव के दौरान ही उन्हें याद नहीं करते हैं, तो फिर जाति जनगणना कराने में गुरेज क्यों है? कमलनाथ जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम तो जाति जनगणना कराएंगे सरकार में आने के बाद, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से भी इस पर कोई पहल हो सकती है? इस पर क्या मंथन कर रही है पार्टी? मध्य प्रदेश जो है वो जात पात के आधार पर नहीं चलता है। इस तरीके से बिहार या अन्य राज्यों में जाति पाति का जो भेदभाव है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में सब सारी जातियों का प्रभाव है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब ये वोट की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। मैं समझती हूँ कि जब हम विकास की बात करते हैं, आप जात पात की बात क्यों करते हैं? जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, आप जात पात की बात करते हैं। मतलब आपको तो सिर्फ एक एजेंडा है कि कैसे मोदी हटाऊं और कैसे शिवराज सिंह चौहान हटाऊं। आपको विकास से गरीब कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। आप नए नए शुरू पे लेके आते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप देश की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, आप राज्य को किस तरीके से विकास की तरफ ले जाएंगे ये प्लानिंग नहीं करते। आपने आज तक इतने सालों इतने दशकों आपकी सरकार रही, आपने क्या विकास के कार्य किए, आपने क्या गरीब कल्याण के कार्य किए, आप वो नहीं गिनाते। आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूँ कि कैसे मैं अपने वोट संभालूं, कैसे मैं अपनी सरकार बना लूं। तो इस जैसे कि पहले आए ये नर्मदा जी की आरती करने लगे, कभी गंगा जी की आरती करने लगे, कभी आप सुंदरकांड का पाठ कराने लगते हैं, कभी रुद्राभिषेक कराने लगते हैं, कभी कहते हैं हनुमान जी मेरे, कभी बजरंगबली, कभी कुछ ना कुछ इस तरीके की ये जो बातें करते हैं। इसमें एक भी इन्होंने, मैं इतने दिन से डिबेट में आ रही हूँ, इतने दिन से इनकी कैंपेनिंग देख रही हूँ चुनाव की, इन्होंने एक भी मुद्दे की बात नहीं की, एक भी बार विकास की बात नहीं की, एक भी बार आपने गरीब कल्याण की बात नहीं की। आप क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं?
कि हम जातिगत गणना क्यों नहीं करा रहे हैं। आप इस तरीके की बातें लेकर आते हैं और जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने की बात करते हैं, लेकिन अब जनता वैसी नहीं रही कि आपकी बातों को वो भ्रम में फंस जाए और आपको वोट दे दे। जनता जानती है, जनता समझ रही कि ये पूर्ण रचित राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके चेहरा कुछ है, नीति कुछ है, दिखाते कुछ है। तो ना तो इनके पास नीति है, न नेतृत्व है, और ना ही नियति है और न नियत है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। और इन्हें सिर्फ कैसे ना कैसे बस मोदी हटाओ शिवराज हटाओ का नारा है, और सपने में इनको मोदी और शिवराज ही आते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है। इनसे पूछिए क्या इनके पास। चलिए जवाब दीजिए हृदय जी, क्या है आपके पास, क्यों आखिर कांग्रेस बार बार मूल विषयों को डाइवर्ट करती है? जो आरोप लगा रही है इनकी जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। तो बिना डब्बे के मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर देते, बिना पहियों की, जो है ना खुद ही कह रहे हैं कि मुझे है ना दुआओं में याद करना। तो आप समझिए कि इनकी मानसिक जो इनका जो खींच है, झटपा वो दिखने लगी है। इनके पास है ना व्यक्ति नहीं है। आप देखिए सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में लड़ाया जा रहा है। तो ये मंत्री जी को समझना चाहिए। रही बात विकास की, तो कमलनाथ जी ने 2018 में जो सरकार बनाई थी, सबसे पहले आके 27 लाख के ना किसानों का कर्जा माफ किया था। सबसे पहले 100 रुपए में 100 यूनिट दी थी। आप लोगों ने तो आदिवासियों के पट्टे निरस्त कर दिए। आप सोचिए कि आज जो सरकार जो विकास की बात कर रही है, आज विकास सिर्फ कागजों पे 250 घोटालों की है ना सरकार है। आप लोग समझिए कि आपने क्या नहीं किया, आपको सब पता है। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सब जानकारी है। जो प्रोपोगंडा आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ झूठ और धर्म के नाम पे जो पार्टी काम कर रही है ना कमलनाथ जी के, आप देखिएगा 2023 में जनता इसका जवाब देगी। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए कि कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है। आज तक जितने भी जो पीएससी बने हुए हैं, जितने भी है ना सरकारी संस्थान है, वो कांग्रेस की देन है। जब से मोदी जी बैठे हैं 33 संस्थानों को बेच दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध खत्म करा दिए हैं। बेरोजगारी। मंजरी जी जवाब दें, फिर हम जी व्यास जी करो। आज हिंदुस्तान की आधी आबादी युवाओं की है, बच्चियों की है, दलितों के साथ अत्याचार, 12 साल की उम्र के साथ बलात्कार किसके राज्य में हो रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है? आपके सीएम साहब और आपके लोग समझ चुके हैं। पब्लिक जान चुकी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार है, उसको कैसे बाहर करना है। कमलनाथ जी आ रहे हैं, खुशियां लेके आ रहे हैं, और ये कोई चुनावी स्टैंड नहीं है। जितनी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी। फिर से आपके पास आऊंगा। मंजरी जी का समय, मंजरी जी जवाब दें। जी जो मैंने सवाल पूछा इनसे वो जवाब दीजिए। जी आपकी बात रखें। जी की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के समय पर जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, इसको क्यों दबा दिया गया? और आपकी सरकार थी तो आपने फिर ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं कराया? आपने जातिगत गणना क्यों नहीं कराई? ठीक है, आज आपको लगे आपको काउंटिंग कराना चाहिए ना। इसमें डर की बात क्या है आपको? आप लोगों ने देखिएगा, आपके खुद के पेपर के, खुद की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 90 सचिवों के लिस्ट में मात्र 3 ओबीसी के लोग हैं, बाकी सवर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं। आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने जहाँ भी देखा है दमन किया है। 52% ओबीसी की संख्या है, उसमें आपने कितने लोगों को प्रतिनिधि दे रहे हैं? आप सिर्फ दिखाने की बात कर रहे हैं। सही तरीके से किया जाए ना तो हिंदुस्तान में बांटने की राजनीति खत्म कर दो। अब पब्लिक जान चुकी है। अब मोदी जी और शिवराज जी तो हार मान ही चुके हैं। ये तो आपको बताइए। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी खुद ही कहते हैं मेरे को ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा नेता बन गया था। आज उनकी स्थिति क्या है? आपके सांसद, आपके विधायक। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी का हम रुख कर लेंगे। प्रकाश जी, जाति जनगणना एक विषय लगातार उठ रहा है जब से बिहार में हुआ है। हालांकि अब छत्तीसगढ़ में भी कल ऐलान हो गया है और राजस्थान में भी इसकी अब घोषणा की जा चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है? जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार बनने पर वो जरूर जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन बीजेपी फिलहाल इस पर किसी भी तरह से स्पष्ट जवाब नहीं देती है। प्रकाश व्यास जी। मैं हृदय जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हृदय जी पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल जुड़े हैं हमारे साथ में। हृदय जी, मेरा प्रश्न ये, क्या कांग्रेस पुरानी जातिगत प्रणाली की परंपरा है उसका समर्थन करती है जो अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, जिससे देश जातियों में बटा रहे और 20वीं सदी के विकास के रास्ते पे आगे ना बढ़े, और उससे जो फायदा हिंदू वोट बैंक के नाम पे बीजेपी को हो रहा है उसमें कुछ सेंस लगे? क्या इसका समर्थन करते हैं आप? हृदय जी जवाब दीजिए। रिपीट करना चाहूंगा आपके सवाल का। जी बात रखें आपकी। देखिए क्या होता है जी कि जो भारत देश है एक विशाल देश है, उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि जातिगत गणना होना चाहिए? देखिए देश में जो व्यक्ति है उसको नीचे के तबके तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है, हमारा ना सरकार का
दायित्व है। लेकिन जब स्थिति देखी जा रही है, कुछ लोग बैठ के इसको पूरा है ना मलाई खा रहे हैं, कुछ लोगों ने जो प्रॉपर संख्या है उसमें डर किस बात का है? जातियों का है ना संख्या काउंटिंग होना चाहिए। हमारे देश में कौन व्यक्ति रहता है? जब जानवरों की संख्या की गणना हो सकती है तो इंसानों की संख्या की गणना क्यों नहीं हो सकती है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी, ये हक और उनकी लड़ाई है। चलिए, जनसंख्या गणना की बात नहीं, जातीय जनगणना पर सवाल था। प्रकाश जी, आपकी बात पूरी करें। जी जी, मेरा प्रश्न यही था, लेकिन विदेशी जवाब नहीं दे पाए। मेरा तो कहना है जी कि हम 21वीं सदी विकास की ओर जा रहे हैं, हम जाति की राजनीति करके विकास को धीमा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को भी बांट के चलना, हमको सर्वहारा वर्ग में सभी को शामिल करना चाहिए। हम सब लोग भारतीय हैं, भारतीय के हिसाब से हमसे चुनाव करना चाहिए। और आरक्षण से हमारा जो जोड़ने की राजनीति है जी ये आरक्षण से हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST है या ओबीसी है, उनको लाभ पिछले 40-50-60 साल से मिलता आ रहा है। और आर्थिक रूप से भी अब हमारा पिछड़ा वर्ग अब उतना कमजोर नहीं रहा है जो आजादी के समय था। तो क्या इसकी आवश्यकता है कि जातिगत गिनती हम करें, जनगणना करें? जी, इसकी आवश्यकता मुझे तो महसूस मध्य प्रदेश में नहीं होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। संख्या के आधार में मिलेगा ना, ये पुराने डर में मिलेगा। प्रतिनिधित्व के लिए तो संख्या जानकारी होनी चाहिए। एक तरफ है ना 52% लोग बैठे, एक तरफ 15% लोग बैठे, एक तरफ 27% लोग, एक तरफ। चलिए मंजरी जी का हम रुख कर लेते हैं। 52% में काफी ऊपर आए हैं पिछले 40-50 सालों में, आगे आर्थिक रूप से आगे समृद्ध हुए हैं। जी ठीक है। चलिए मंजरी जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जिस तरह से जो स्थिति होनी चाहिए ओबीसी की मध्य प्रदेश में नहीं, इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। चलिए, ये एक बहुत अलग विषय है, बहुत इस पे चर्चा का समय लगेगा। लेकिन मेरा मूल सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से अब ओबीसी को लेकर चुनाव में हम देखते हैं कि बयानबाजियां बढ़ जाती हैं, लगातार घोषणाएं होती हैं, हर दल उसे अपना हितैषी बनाता है, जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है इसकी जरूरत है? बार बार जो कैंपेन्स हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैंपेन्स की बात करें जिस पर कांग्रेस निशाना साधती है, क्या ये विषय बार बार लाने की जरूरत पड़ रही है? कहीं ये तो नहीं लग रहा सरकार को कि ये जो वर्ग है विशेष करके इसका जो डायवर्जन है वो कहीं और हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए जी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ कि हमने सारी जातियों को, सारे वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जी, रही ओबीसी की बात, तो हमने तो ओबीसी को भी साथ में लेकर चले हैं। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारे 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से रहे। इनका तो एकमात्र सुभाष यादव जी को मुख्यमंत्री बनना था, इन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया? जी, कुमार के लिए चैलेंज किया हुआ है। तभी सही है, आपके ओबीसी हितैषी होते तो इन जातिगत जनगणना उसी टाइम हो जाना चाहिए करना। आपने उमा जी को बुलाया, आज उमा जी की स्थिति देखिए, उनको मक्खी की तरह निकाल दिया है। आप उस चीज को समझिए ना, आपने शिवराज जी को भी गठबंधन की तरह बना दिया है। उनको एक तरफ आज प्रधानमंत्री उनका नाम लेने में कतरा रहे हैं। 27% आरक्षण के साथ ओबीसी, अरे कमलनाथ जी ने दिया 27% आरक्षण, सबसे पहले कमलनाथ जी ने दिया है। 2018 में सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात कही है, उसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया गया। आप तो सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, झूठ पब्लिक समझ चुकी है। कहाँ तक झूठ बोलोगे आप इस चीज को? पब्लिक के पास अब आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। झूठी घोषणाएं, झूठे प्रलोभन, लाडली बहना के नाम पे। अरे चुनाव के 2 महीने पहले क्यों याद आ रही है आपको? आप 18 साल से क्या कर रहे थे? क्या सही तरीके से काम करते तो ना आपको विकास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ती, जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ती। आज आप जो सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में जो काम कर रहे हैं ना, वो आपके लिए खुद ही वो पुरानी बन। आपके ना सभाओं में लोग नहीं है, आपके यहाँ लोग ना काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप घोषणाएं आशीर्वाद, विकास यात्रा विकास यात्रा हो रही है। जन आशीर्वाद यात्रा की स्थिति ठीक नहीं रही। पब्लिक जान चुकी है। मैडम, आप कमलनाथ जी 2023 में पब्लिक के हित में नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार। तो जाति को लेकर जो सियासत का ये नया रिकॉर्ड है लगातार बचता हुआ सुनाई देगा। और फिलहाल लगता है जैसे जैसे कि चुनाव नजदीक आएंगे इसकी जो ध्वनि है वो और तेज होती जाएगी। लेकिन ओबीसी का कौन हितैषी है ये जनमानस के मन में है और चुनाव के नतीजे बहुत हद तक इसे स्पष्ट भी कर देंगे। बहरहाल इस चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।